हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट 2 ऑनर्स पोलिटिकल साइंस पेपर 3 के एक विशेष पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्दिष्ट करने के लिए संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको वर्णित किया गया है। संविधान शासन से अपेक्षा करता है कि वह कानूनों के निर्माण में एक शासन की नीतियों के निर्धारण में इन निर्देशों का पालन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की अंतरात्मा है। इनकी जड़ें पिछली कुछ शताब्दियों के इतिहास में धंसी हुई हैं। ये भारत की भविष्य, वर्तमान और भूत को एक दूसरे से संबंधित करते हैं और हमारे महान प्राचीन देश में सामाजिक क्रांति का अलख जगाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 का उल्लेख सामाजिक नीति के समान सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। 38वें अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को मिले, लोक कल्याण के लिए इनकी स्थापना हो, उन्हें संरक्षण मिले। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का दायित्व राज्य पर इस उद्देश्य से सौंपा गया है कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बन सकें। अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में लिखा गया है, राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अग्रसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 46 और 47 में सामाजिक आर्थिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित होना चाहिए ताकि धन और उत्पादन के साधनों का ऐसा केंद्रीकरण न हो जिससे सर्वसाधारण का अहित हो, तथा इस अनुच्छेद में ही स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर नागरिकों को काम पाने तथा शिक्षा पाने का अधिकार तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अभाव की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के संबंध में निर्देश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में मिलता है। इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक तथा धार्मिक न्याय के आदर्श को दर्शाते हैं। हमारे संविधान में संपूर्ण न्याय की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत न्याय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों पक्षों पर बल दिया गया है। इस प्रकार यहाँ भी समन्वय का तत्व उभर कर आया है, जो हमारी राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण लक्षण है। हमारे यहाँ आर्थिक एवं राजनीतिक प्रजातंत्र का समन्वय किया गया है। अतः राज्य के निर्देशक तत्वों द्वारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है। दूसरा, अनुदेश पत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुदेश पत्र हैं। संविधान के चौथे अध्याय पर बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन अनुदेश पत्रों के समान हैं जिनको पहले ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल को या गवर्नरों को नियुक्ति के समय दिया करती थी। तीसरा,
लचीली व्यवस्था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बृहत एवं सामान्य हैं। इनकी रूपरेखा बहुत लचीली है। यह राजनीतिक व्यवस्था को इसकी मंजिल की कल्पना तो देती है, परंतु राजनीतिज्ञों को अपनी बंदी नहीं बनाती। कोई भी राजनीतिक दल इससे अपनी विचारधारा के अनुसार ढाल सकता है। निर्देशक तत्वों में दल विशेष की विचारधाराओं को नहीं अपनाया गया है। चौथा, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं। संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या लागू नहीं किए जाएंगे। इसका कारण यह है कि इनको लागू करने के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता है। उस समय की तो बात ही क्या, अब भी भारत सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि प्रत्येक भारतीय को आर्थिक अधिकार दिला सके। व्यापक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्वरूप में बहुत व्यापक है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों तक का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर इन्हें लागू करना है। इसका कारण यह है कि देश की मंजिल तो एक ही है और प्रशासन के प्रत्येक स्तर को उस मंजिल की ओर अग्रसर होना है। छठा, देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत। यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन ये देश के शासन के मूलभूत सिद्धांत माने गए हैं। इन सिद्धांतों को व्यवहारिक स्वरूप देना राज्य का कर्तव्य है। सातवां, अधिकारों और कर्तव्यों का मिश्रण। संविधान के चौथे भाग में अधिकार और कर्तव्यों दोनों ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 47 में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। आठवां, केवल 2 धाराओं में कानून का उल्लेख। प्रसिद्ध विधिशास्त्री H.M. शिखाई के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि केवल 2 धाराएं ही हैं जिसमें कानून को इंगित किया गया है। इनमें से एक धारा 43 है जो रहने योग्य मजदूरी दर व औद्योगिक श्रम की स्थितियों से संबंधित है। दूसरी धारा 44 एक समान नागरिक कानून संहिता से संबंधित है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के भविष्य, वर्तमान और भूत को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। इसके बावजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं की गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, उच्च कोटि की मूर्खता। आलोचकों का कहना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भावनाओं के कूड़ेदान हैं। इनका कोई आधारभूत महत्व नहीं है। इन्हें वाद्य योग नहीं बनाया गया, इसलिए इनके पीछे कोई बाध्यता नहीं है। इन्हें उच्च कोटि की मूर्खता इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे सिद्धांतों का सम्मिलित कर लिया गया है जिनका पालन असंभव है, जैसे मद्य निषेध। इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन न होने से अन्य सिद्धांतों के प्रति निष्ठा भी कम होती जाती है। दूसरा, साकार न होने वाले स्वप्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनेक इस प्रकार के तत्व हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्षों तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी थी, परंतु ऐसा सभी राज्यों में नहीं हो पाया। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार उत्पादन व वितरण के साधनों की न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रयास किया जाना था, किंतु हम अभी तक व्यक्तिगत, मिश्रित और सरकारी अर्थव्यवस्था के विवाद में ही उलझे हुए हैं। तीसरा, कुछ को अधिकारों में गिनाया जा सकता था। आलोचकों का कहना है कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अध्याय में भी गिनाया जा सकता था, जैसे काम करने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा आदि। लेकिन आलोचक यह भूल जाते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं है और न होगी। चौथा, प्रभुत्व संपन्न स्वरूप की क्षति। यह भी आलोचना की जाती है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नीति निर्देशक तत्वों की सीमा में ही निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार उन्हें निर्णय की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। पाँचवां, साधन का उल्लंघन। जेनिंग्स का कहना है कि नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में केवल लक्ष्यों की चर्चा की गई है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों की नहीं।
इस अध्याय यानी चौथे अध्याय में समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। उपरोक्त रचनाओं के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भारत को अभी तक नीति निर्देशक तत्वों द्वारा बताए गए लक्ष्यों तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। यदि कभी नीति निर्देशक तत्व पुराने पड़ जाएं तो उन्हें बदला जा सकता है, और यदि वे संविधान में बने भी रहें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार यह अध्याय खत्म होता है। थैंक यू।